औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करीम ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के तमाम इंसान सेहतमंद होंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए सजदा कर रहे होंगे। आज हम जिस मज़मून पर आपसे बात करना चाहते हैं वह ग़ज़ा और तग़ज़िया है और उसके मुख्तलिफ नुकात पर, पॉइंट्स पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। पोषण चौपाल की एक झलक दिखाई गई है। ग़ज़ा और तग़ज़िया, आइए समझते हैं ग़ज़ा से क्या मुराद है। ग़ज़ा हर वह चीज़ है जो इंसान खाता है या पीता है और जिससे जिस्म को तवानाई और मादा हासिल होता है। ग़ज़ा की ख़ास अलामत यह है कि उससे इंसान को तवानाई और मादा की फराहमी होना चाहिए। तग़ज़िया क्या है? तग़ज़िया वह अमल है जिसके ज़रिए ग़ज़ा हज़म होती है, जज़्ब होती है और जिस्म का हिस्सा बनती है। अगर ग़ज़ा हज़म ना हो, जज़्ब ना हो और जिस्म का हिस्सा नहीं बने तो इसे हम तग़ज़िया नहीं कह सकते हैं। यूनानी नुक़्ते नज़र से, यूनानी तिब्ब के मुताबिक ग़ज़ा जिस्म में जाकर अखलात अरबा में तब्दील होती है। यह ख़ास नुक्ता है यूनानी नुक्ते नज़र से। ग़ज़ा जिस्म में दाखिल होकर अखलात अरबा की तश्कील करती है, जिसमें क्या है, आपका दम है, बलगम है, सफ़रा है और सौदा है। मुतवाज़िन ग़ज़ा अगर होगी तो सेहत होगा, यानी बैलेंस डाइट होगी तो अखलात तवाज़ुन में होंगे और इंसान सेहतयाब होगा। और गैर मुतवाज़िन ग़ज़ा होगी, इम्बैलेंस डाइट होगी तो अखलात में ख़राबी होगी और बीमारी को दावत देगी। मराहिल तग़ज़िया, यूनानी तिब्ब में तग़ज़िया के 4 बुनियादी मराहिल बयान किए गए हैं। जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, हज़म मेदी, हज़म कब्दी, हज़म उरूक़ी और हज़म अज़वी। हर मरहला जिस्म को मुकम्मल ग़ज़ाइयत पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है। ये 4 ख़ास मराहिल होते हैं, स्टेप्स होते हैं। पहले ग़ज़ा मैदा से गुज़रता है, वहाँ पर हज़म मेदी होता है। उसके बाद कबिद से गुज़रता है जिसमें हज़म कब्दी और फिर ये ब्लड वेसल्स, वैस्कुलर बंडल्स में एब्जॉर्ब्स होता है, जिसमें शरायीन है, वरीद है, कैपिलरीज हैं। ये हज़म उरूक़ी कहलाता है। और फिर उसके बाद इंसान के टिश्यूज़ या बाफ्तों और उसके ज़रिए खलियात को मैसर करा दिया जाता है। जब तक जिस्म की खलियात का हिस्सा न बने ग़ज़ा, तब तक इसको हम तग़ज़िया नहीं कहते हैं। इसलिए ये 4 ख़ास मराहिल होते हैं। कुल्लियात अकले ताम, यानी किस तरीक़े से खाना खाया जाए, उसका क्या सही तरीक़ा है, इसी को हम कुल्लियात अकले ताम के नाम से जानते हैं। ये वसूल है, यह वह वसूल हैं जो सही तरीक़े से खाने के लिए बनाए गए हैं। These are the rules framed for proper dieting. नंबर 1, इतदाल में ग़ज़ा का इस्तेमाल होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा खाना न बहुत कम खाना। कहते हैं कि खाने के 3 हिस्से किया जाए, एक आपके भूख के लिए, दूसरा पानी और तीसरा सांस लेने के लिए। तो इतदाल से, न बहुत ज़्यादा खाना न बहुत कम खाना। वक्त की पाबंदी, मुकर्रर वक्त पर खाना खाना, भूख की मौजूदगी, बग़ैर भूख के खाना नुकसानदेह, खूब चबाकर खाना चाहिए, हज़म बेहतर होता है। जितना ही चबाएंगे, लुआब जितना दाखिल होगा उतना ही हज़म का मरहला आसान होगा। सादा और मुनासिब ग़ज़ा, भारी और मुश्किल हज़म ग़ज़ा से परहेज़। खाने के दरमियान वक्फा रखना, पिछला खाना हज़म होने के बाद नया खाना खाना। मिजाज के मुताबिक ग़ज़ा, अगर इंसान का मिजाज गर्म है तो बारिद ग़ज़ा, और बारिद है तो गर्म ग़ज़ा, और यबूसी है तो मरतूब ग़ज़ा, और मरतूब है तो यबूसी ग़ज़ा। यानी
मिजाज के मुताबिक इंसान को ग़िज़ा का चुनाव करना चाहिए। समाजी तग़ज़ियाती प्रोग्राम, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो आवाम की ग़िज़ाई हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत या अदारे के ज़रिए चलाए जाते हैं। अहम प्रोग्राम इंडिया के अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, ये मुख्तसर है, कभी कभी इसकी वजाहत आ जाती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को ICDS कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए ग़िज़ा। इसका मकसद क्या है? बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए ग़िज़ा। दूसरा है इसकी मिड डे स्कूल के बच्चों को मुफ्त खाना। और तीसरा है पोषण अभियान, ग़िज़ाई कमी ख़त्म करने की मुहिम। और चौथा है आयरन और विटामिन सप्लीमेंट प्रोग्राम। ग़िज़ा की अक़साम, टाइप्स ऑफ फूड इन यूनानी तिब ग़िज़ा को असर के लिहाज से तक़सीम करती है। नंबर 1 लतीफ़ ग़िज़ा, लाइट फूड, जल्द हज़म होने वाली, मसलन यख़नी। नंबर 2 कफ़ीफ़ ग़िज़ा, हैवी फूड, देर से हज़म होने वाली ग़िज़ा, मसलन गोश्त। तीसरा है बैलेंस डाइट, जिसे हम मोतदिल ग़िज़ा कहते हैं, सेहत के लिए जो सबसे ज़्यादा मुफीद होती है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट, हालात तग़ज़िया की तशख़ीस, कोई इंसान या सोसाइटी के अफराद के सेहत की जानकारी के लिए हम हालात तग़ज़िया की तशख़ीस करते हैं। तारीफ़ यूँ बयान की जाती है, किसी फ़र्द या आबादी की ग़िज़ाई हालत मालूम करने का अमल हालात तग़ज़िया की तशख़ीस कहलाता है। अहम तरीक़े एंथ्रोपोमेट्री, जिस्मानी पैमाइश, इसमें वज़न लेते हैं, हाइट लेते हैं और बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद मुआक़, बाजू का घेराव कितना घेरा है। और उसके बाद क्लिनिकल मुआयना, बालों का झड़ रहा है कि नहीं झड़ रहा है, जिल्द की खुश्की है या नहीं है, विटामिन डिफिशियंसी है कि नहीं है, आँखों की क्या अलामात है, ये क्लिनिकल मुआयने किए जाते हैं। और तीसरा तशख़ीस का पॉइंट है ग़िज़ाई जायज़ा, भरपूर ग़िज़ा दस्तयाब हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए डाइटरी असेसमेंट कहते हैं। 24 घंटे की ग़िज़ा याद रखना, बच्चे को पता ही नहीं कि हमने 24 घंटे में क्या खाया क्या नहीं खाया, इसका मतलब वो पुअर तौर पर न्यूट्रिएटेड है। उसके बाद फूड फ्रिक्वेंसी, कितनी बार 24 घंटे में उसको खाना दस्तयाब हो रहा है। और लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन और सीरम प्रोटीन्स, तो ये 4 पैरामीटर्स है जिस पर हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। नंबर 1 जिस्मानी पैदाइश, नंबर 2 क्लिनिकल मुआयना, नंबर 3 ग़िज़ाई जायज़ा और नंबर 4 लेबोरेटरी टेस्ट। नुक्स तग़ज़िया और तदारुक, जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसी के बारे में वजाहत की गई है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से होने वाले मर्ज़ के असेसमेंट को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM कहते हैं। इसमें सबसे पहला है मरासमस, एक शदीद प्रोटीन डिफिशियंसी टेस्ट है। दूसरा है क्वासीरकोर, ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ है। तो ये 2 ख़ास डिसीज़ है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। नंबर 1 मरासमस, नंबर 2 क्वासीरकोर, जिसमें पेट निकला हुआ होता है, सूजा होता है, आयरन की कमी होती है,
आयरन की कमी से कमजोरी और पीलापन होता है, और विटामिन की कमी को हम मैनेज करते हैं, जिसमें विटामिन ए की कमी अगर है तो रात में देखने में दिक्कत होती है, विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स होता है जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, बच्चों के पैर बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, और विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी का मर्ज होता है जिसमें तमाम तरीके के जल्दी अमराज शामिल होते हैं, और इम्यूनिटी खास तौर से कम हो जाती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का तदारुक कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, कमी को कैसे पूरा करेंगे, यही जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें सबसे पहले मुतवाजिन ग़िज़ा देना, बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, आयरन और विटामिन्स के सप्लीमेंट देना, अगर आयरन और विटामिन्स की कमी है माँ के दूध की तरगीब दी जानी चाहिए, सेहत की तालीम होनी चाहिए और बीमारियों का इलाज होना चाहिए। फूड बॉर्न डिसीजेस, ग़िज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाले अमराज और हिफ़्ज़ान सेहत, जो फूड बॉर्न डिसीजेस हैं उसमें सबसे पहले टाइफाइड का नाम आता है, दूसरा है ये जो है टाइफाइड साल्मोनेली से होता है, दूसरा है कालरा जो विब्रियो कालरा से होता है, और तीसरा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस की बहुत सारी अक़साम हैं, अभी पेपर में पूछा था कि विच इज़ नॉट फूड बॉर्न डिसीजेस, उसमें ए बी और कई तरीके के हेपेटाइटिस दे दिया था, तो विटामिन ए फूड बॉर्न डिसीजेस है। असबाब क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम, आलूदा पानी, खराब खुराक। फूड हाइजीन, हाथ धोना, साफ पानी का इस्तेमाल करना, खाने को ढक कर रखना, अच्छी तरह पकाना, फ्रिज में महफूज करना। मिड डे मील की एक तस्वीर दिखाई गई है जिससे बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए स्कूल कॉलेज में छोटे बच्चों के लिए ख़ुसूसन जो है स्कूल के बच्चों को ग़िज़ा फराहम कराई जाती है हुकूमत हिंद के ज़रिए मुफ्त। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम से मुराद वह प्रोग्राम है जो आवाम की ग़िज़ाई हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत या अदारे चलाते हैं। मसलन हिंदुस्तान में कई तरीक़े के प्रोग्राम चलते हैं, इसमें से नंबर 1 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको मुख्तसर में ICDS कहते हैं। ये बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए ग़िज़ा फराहम कराना इसका ख़ास मकसद होता है। दूसरा है मिड डे मील स्कीम, स्कूल के बच्चों को मुफ्त खाना। तीसरा है पोषण अभियान, ग़िज़ाई कमी ख़त्म करने की मुहिम। आयरन और विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोग्राम। ये 4 प्रोग्राम हैं जो हुकूमत हिंद की तरफ से मुफ्त समाज की भलाई के लिए फराहम कराए जाते हैं। यहाँ पर जो हमने आपसे वादा किया था कि हम BMI बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी की एक मिसाल पेश की गई है। फार्मूला लिखने में आपको बहुत ही मुश्किल मालूम हो रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले अपना वज़न किलोग्राम में नाप लें, दूसरा अपना कद मीटर में नाप लें, तीसरा कद का स्क्वायर कर दें, चौथा वज़न को कद के मुरब्बा पर तकसीम करें। मिसाल से बात ज़्यादा वाज़ह हो जाती है। BMI हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसमें इंसान का वज़न 70 किलो है और उसका कद 1.75 मीटर है। तो BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे? BMI इज इक्वल टू 70 वेट डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट। उसकी 1.75 हाइट है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको BMI मिल जाएगा। BMI इज इक्वल टू इस केस में 22.9 है। कैसे निकाला गया? वेट डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ 1.75। फी अमानिल्लाह।
इंसान की बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद सेहत को कैसे उसको को रिलेट करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी दर्जाबंदी की है। अगर 18 पॉइंट बायोमास इंडेक्स इज लेस देन 18.5, अगर कम है 18.5 से यानी वो अंडर वेट है, अंडर न्यूरिश्ड है, और 18.5 से 24.9 है तो इंसान की सेहत नॉर्मल है, और 25 से 29.9 है इसका मतलब वो ओवर वेट है, सेहत सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके सेहत में मसला है। और बहुत इक्वल टू और मच मच ग्रेटर देन 30 तो इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। यह आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि ओबेसिटी को बीएमआई से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ बीएमआई इज इक्वल टू 30 आर ग्रेटर देन 30 है या 30 से जायद है तो उसको हम मोटापा का नाम देते हैं या ओबेसिटी का नाम देते हैं। खास तवज्जो, अगर बीएमआई 30 के बराबर है या 30 से ज्यादा है तो हम कहते हैं इसको मोटापा या ओबेसिटी। फी अमानिल्लाह।